हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना जो मैंने आपसे वादा किया था। ये है क्लास 01। ये टोटली फुल फाइनेंशियल कोर्स है आपका। इसमें SBI PO और RRB स्केल 1, 2 और 3 ये तीनों कवर होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये SBI PO और स्केल 2, 3 के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर्स है। आप मेरे साथ क्लासेस में बने रहिएगा। हर एक क्लास आपको डे बाय डे मिलती जाएगी। क्लासेस की टाइमिंग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हर सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगी। मैंने एक चीज़ और बोली, स्पेशली ये SBI PO और स्केल 2, 3 कैंडिडेट्स के लिए है। दूसरी चीज़, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों अवेलेबल होंगी। अभी मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहा हूँ, आगे चल के मैं हो सकता है लाइव क्लासेस भी ज़रूर लूँगा। नाउ सिर्फ और सिर्फ ये आपको प्रेप टास्क यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा, और साथ ही साथ जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो टोटली कॉन्सेंट्रेटेड होगा SBI PO या मैं कहूँ कि बैंक एग्ज़ाम पर ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो आज इसकी पहली क्लास है और आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग का। यहाँ से भी आपके कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। कोई भी सेक्शन आपका बेकार नहीं है, आपको हर सेक्शन को इक्वली इम्पोर्टेंस देना है, तभी वहाँ से पुट किए हुए क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। ये हमारा ग्रुप है IBPS RRB स्केल 2 का। इस ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी क्वेरीज़ है IBPS RRB से रिलेटेड आप यहाँ पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ प्रेप टास्क चैनल है हमारा, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। नाउ ये है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। तो बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, डीप में इन द सेंस कि मैं कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूँ। जहाँ जो पार्ट आपके लिए हल्का या बहुत कम इम्पॉर्टेंट होगा, वहाँ मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ इंट्रो करा के आगे निकलूँगा, ताकि आपको बहुत बड़ा कोर्स है ये आपका, यानी कि बहुत ज़्यादा एलाबोरेट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत ज़्यादा कोर्स है, तो उसको मैं एक सर्टेन समय में और लिमिटेड पीरियड में समेटना चाहता हूँ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको सिर्फ देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। नाउ पहला जो बैंक आता है वो बैंक ऑफ बॉम्बे होता है, जो कि 1720 में आता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये नया बैंक था, यानी कि बैंक पहली बार इस्टेब्लिश हो रहा था, और जानते ही आप कि कोई भी जो बिज़नेस होता है वो पहली बार में ही नहीं चल जाता है। तो चूंकि बैंक ऑफ बॉम्बे भी नया नया आया था और इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि ये कैसे रन करेगा, कोई गाइडेंस नहीं था इसके लिए। बना तो दिया गया था, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा खामियां थी, उसके कारण ये 1720 में आता तो है, लेकिन फाइनली फिर फेल हो जाता है और 1770 में ये बंद हो जाता है। देन फिर 1770 में इंट्रोड्यूस किया जाता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान को, जो कि कैलकाटा में ओपन होता है 1770 में, लेकिन फाइनली ये 1832 में ये भी फेल कर जाता है। यानी कि 1832 तक आते आते ये भी नाकाम हो जाता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी। नो फिर आता है प्रेसिडेंसी बैंक। ओके, प्रेसिडेंसी बैंक आता है। इसमें क्या होता है, ये बैंक ऑफ बंगाल ओपन किया जाता है। फिर बैंक ऑफ बंगाल कब ओपन किया जाता है, 1806 में। देखिए डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ। वेट अ मिनट, जो मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ, 1770 में जो है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान आता है, 1720 में आपका बैंक ऑफ बॉम्बे आता है। ये आपको याद रखने चाहिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से पुटअप किए जा सकते हैं। नो बैंक ऑफ बंगाल आता है 1806 में, ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे आता है आपका 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास आता है 1843 में। अब देखते हैं इनका कॉर्पस कितना था। देखिए 50 लाख के कैपिटल के साथ बैंक ऑफ बंगाल को शुरू किया जाता है कब, 1806 में। साथ ही साथ 52 लाख के कैपिटल के साथ बैंक ऑफ बॉम्बे को इंट्रोड्यूस किया जाता है 1840 में, और उसके 3 साल बाद बैंक ऑफ मद्रास को इंट्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ कितने कैपिटल के साथ, 30 लाख के कैपिटल के साथ 1843 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक सवाल उठता है, आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा कि फिर जब अलग अलग इनके नाम थे तो इनको प्रेसिडेंसी बैंक्स क्यों बोला गया। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाउ देखिए इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक क्यों बोला गया, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन में ओपन हो रहे थे, ठीक है। यानी कि कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे,
या कलकत्ता बॉम्बे मद्रास जो थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन थे किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से अपने रूल्स फॉलो करवाती थी। ठीक है, तो इसके कारण ये जो थे इनको हम प्रेसिडेंसी एरिया कहते थे। ठीक है, और इस एरिया में चूंकि ये ओपन हुए थे तो इनको हम प्रेसिडेंसी बैंक्स कहते थे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, तो ये जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, देखिए ये रॉयल चार्टर के द्वारा गवर्न किए जाते थे। नाउ प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे वो इनको करेंसी इशू करने की भी इजाज़त थी, लेकिन कब तक ये इजाज़त थी, जब तक ये पेपर करेंसी एक्ट 1891 नहीं आ गया। नाउ वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, पेपर करेंसी एक्ट 1861 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर करेंसी एक्ट 1861, इसको भी याद रखिएगा। तो पेपर करेंसी एक्ट जब तक नहीं आ गया तब तक ये प्रेसिडेंसी बैंक को नोट छापने की इजाज़त थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पेपर करेंसी एक्ट आता है वैसे ही क्या हो जाता है, जो इनके पास जो पावर थी वो आपकी एबॉलिश कर दी जाती है, इंटरेस्टेड टू द गवर्नमेंट। ओके, आगे चलते हैं। नाउ इंपीरियल बैंक आता है। अब देखिए होता क्या है, ये जो 3 बैंक बने, कौन कौन, बैंक ऑफ बॉम्बे, वेट मिनट, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास, CBM हम कह सकते हैं या CMB कह सकते हैं। तो कलकत्ता बॉम्बे मद्रास, ये जो 3 बैंक बने, ये तीनों क्या कर दिए गए, ये मर्ज कर दिए गए, और मर्ज करके फाइनली क्या बना, हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। यानी कि हम कहें कि तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक था उनको मर्ज कर दिया जाता है, एमलगेमेट कर दिया जाता है और एक सिंगल बैंक बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये कई बैंक्स के में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है आपका 1921 में। ओके, 1921। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तीनों बैंकों को मिला करके, यानी कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिला करके मर्ज करके बना दिया गया। नाउ अब इंपीरियल बैंक का फंक्शन क्या था, देखिए इंपीरियल बैंक जो था उस समय वो RBI की तरह काम किया करता था एक्चुअली। ओके, जब RBI नहीं था तो उस समय इंपीरियल बैंक जो है वो क्या, एज अ सेंट्रल बैंक की तरह काम किया करता था। कब तक, जब तक कि RBI नहीं आया। RBI जब 1935 में RBI आ गया तो फिर क्या हुआ, तो ये अपने फंक्शन को डिमोलिश कर दिया गया, इसके फंक्शन को डिमोलिश कर दिया गया। ध्यान दीजिए, इंपीरियल बैंक को नहीं डिमोलिश किया गया, इसके फंक्शन को डिमोलिश किया गया। नाउ तब तक, जब तक RBI नहीं था तब तक ये क्या क्या काम करता था, तो देखिए ये कॉमर्शियल बैंकिंग का भी काम करता था, ये सेंट्रल बैंकिंग का भी काम करता था और बैंकर टू द गवर्नमेंट भी था। ठीक है, इंपीरियल बैंक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। आगे चल के हम देखेंगे कि इंपीरियल बैंक जो है वो बाद में चल के 1955 में ये कन्वर्ट हो जाएगा SBI में। ओके, चलिए देखते हैं। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1926 में, ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिल्टन यंग कमीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन, इनके रिकमेंडेशन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इनकी रिकमेंडेशन थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन पुट होते हैं, कौन से, कि पहला तो RBI जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे बना, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हिल्टन यंग कमीशन, आप लगा देंगे। नाउ एक और जो यूनिक टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपको हिल्टन यंग कमीशन देगा ही नहीं, पूछेगा रॉयल कमीशन से बना या कुछ और समथिंग कमीशन से बना, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी और हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। नाउ रिकमेंडेशन तो दे दी गई, लेकिन मामला धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा पड़ने लगा। जानते ही हैं, कोई भी काम एक पैटर्न में चलता है तो धीरे धीरे उसमें कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि धीरे धीरे इस जो रिकमेंडेशन थी इस पर उतार आने लगा। नाउ इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ने फिर इसको रिवाइज किया और कहा कि भाई होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए एज अ सेंट्रल बैंक की तरह। देन फिर फाइनली 5 मार्च 1934 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत RBI को स्टैब्लिश कर दिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं फिर। अब देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, इंपीरियल बैंक को, जो अभी आपने देखा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इनको 10 मेजर बैंक के साथ मिला करके
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। कब? मैंने आपको बताया 1955 में इनको मेजर बैंक बना देते हैं, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना देते हैं। वन मोर थिंग, यहाँ 10 जो मेजर बैंक हैं, ये इसकी डिटेल आपको इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने इस स्लाइड में उसको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि कौन कौन से 10 मेजर बैंक थे जिनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे चल के क्या बना, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना, किसके साथ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और 10 मेजर बैंक्स को मिला करके। नाउ आगे देखते हैं होता क्या है। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मर्ज कर दिया जाता है एसबीआई में। देन फिर 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज कर दिया जाता है एसबीआई में। अब आगे देखते हैं, अब क्या होता है कि फाइनली अब 1 अप्रैल 2017, ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को जो बचे हुए 5 बैंक थे, कौन? एसोसिएट्स बैंक जो थे बचे हुए स्टेट बैंक के, वो 5 बैंक और साथ में भारतीय महिला बैंक को मिला करके मर्ज कर दिया जाता है और एसबीआई में डाल दिया जाता है। नाउ यहाँ पर क्या होता है, अब एसबीआई पूरी तरह से एसबीआई हो गया, कोई एसोसिएट्स नहीं, भारतीय महिला बैंक भी बंद, सब मिल करके वापस एसबीआई में मिल गए। कब हुआ ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट आपसे पूछा जाता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट हो गई और ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। ओके, क्या 1 अप्रैल 2017 को 5 बैंक, स्टेट बैंक ऑफ एसोसिएट्स और भारतीय महिला बैंक को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि बीएमबी को कब मर्ज किया गया एसबीआई में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं कि नेशनलाइजेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए हुआ क्या, चूँकि बैंक थे सारे कॉमर्शियल बैंक थे, तो ये कॉमर्शियली काम करने लगे, इनको सिर्फ अपना इंटरेस्ट दिखने लगा। ठीक है, मतलब जो भी बैंक्स थे वो अब अपने प्रॉफिट की तरफ दौड़ने लगे और प्रॉफिट के एम को रखते हुए वो बाकी जो वहाँ के जो भी लोग थे उनके इंटरेस्ट को दरकिनार करते हुए वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को रख करके चलने लगे। तो इससे गवर्नमेंट को चिंता हुई कि ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं, मैं आपको अपनी तरीके से समझा रहा हूँ, चीज़ें वही लिखी हुई हैं ना। तो ये जब प्रॉब्लम खड़ी हुई तो इसके बाद ज़रूरत पड़ी नेशनलाइजेशन की। क्यों? क्योंकि सब प्राइवेट बैंक थे तो अपने हिसाब से सब चल रहे थे। ठीक है, कोई सुपरविज़न नहीं था और कोई खास गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था। ओके, तो फिर क्या हुआ, तब फाइनली ये मैं 1960s की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, Before 1960s, a notable feature of Indian commercial banking was the control of the major banks. Okay, 1960 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बैंकिंग होती है वो कंट्रोल में नहीं रहती है, तो उसके लिए फिर क्या होता है देखते हैं। नाउ अब 1960s से पहले ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये सब सोचते हुए फाइनली क्या होता है कि 19 जुलाई 1969 को जो 14 बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि इस पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके और लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चलाया जा सके। नाउ फिर इसमें क्या होता है, 50 करोड़ जिसका कैपिटल था उसको नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, 19 जुलाई। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया। 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया पहले नेशनलाइजेशन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि पहला नेशनलाइजेशन कब हुआ। पहला नेशनलाइजेशन 19 जुलाई 1969 को हुआ। कितने बैंकों को किया गया? 14 बैंकों को किया गया। और कितने कैपिटल थे जिनको किया गया? तो 50 करोड़ उनका कैपिटल था। 3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर एंड अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस था, ये 1969 का ऑर्डिनेंस था, उसके तहत किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो 14 बैंक्स थे उनका नाम दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर पढ़ें और इसे ज़रूर याद कर लें इनमें कौन कौन बैंक थे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये दे देता है 14 बैंक्स में कौन नेशनलाइज नहीं किया गया था। मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन नहीं आता, इसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा उनमें बैंक्स के बारे में पूछता है, लेकिन समहाउ ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कौन कौन से बैंक थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। कितनी अजीब बात है कि जिन बैंकों को नेशनलाइज किया गया आज
उन्हीं बैंकों को फिर से डिसइन्वेस्टमेंट करके उन्हें मर्ज किया जा रहा है और कुछ बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है। क्या किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट है, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं इनकी। चलिए आगे देखते हैं। नाउ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1980, दूसरा नेशनलाइजेशन आता है, ठीक है। ये दूसरा नेशनलाइजेशन 1980s में होता है। इस नेशनलाइजेशन में कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ओके, कौन कौन से वो बैंक थे ये भी देख लेते हैं यहीं पे। नाउ आंध्रा बैंक था, कॉरपोरेशन बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, पंजाब एंड सिंध बैंक था, विजया बैंक था, ठीक है, ये इतने बैंक थे। नाउ इनका जो कैपिटल था कितना था, मिनिमम कैपिटल कितने पे किया गया नेशनलाइजेशन? नाउ 200 करोड़ एंड एबव वालों को उस बार किया गया। कब किया गया नेशनलाइजेशन? अप्रैल 1980 में। ओके, नाउ जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था वो फर्दर मर्ज हो जाता है पीएनबी में 1993 में। ठीक, आगे चलते हैं। नाउ इसी समय, ठीक है, जब नेशनलाइजेशन हो रहा था उसी के कुछ समय बाद यानी कि 1972 में जो प्रायोरिटी सेक्टर का प्रोफार्मा था या जो कहें फॉर्मूला था वो लाया गया। सोचिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितना पुराना है। तो प्रायोरिटी सेक्टर को इसी वक्त लाया गया 1972 में, ठीक है। ऑल्दो इनिशियली अभी क्या था कि शुरू में इनके टारगेट्स नहीं डिसाइड किए गए। ओके, बस प्रायोरिटी सेक्टर ला दिया गया कि इनको भाई आप लोग दीजिए। लेकिन बाद में आगे चल के यानी कि 2 साल बाद नवंबर 1974 में 1974 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे इनको एडवाइस किया गया। क्या एडवाइस किया गया कि आप एक काम कीजिए, जो भी आप अपना क्रेडिट करोगे, ओके, आप जो क्रेडिट दोगे उसमें 1/3 हिस्सा जो होना चाहिए वो आपका पीएसएल का होना चाहिए। यानी कि क्रेडिट का 1/3 हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाना चाहिए। ओके, ये एक कंडीशन लाई गई कब? मार्च 1989 में, ठीक है। 74 में लाया गया, ठीक है ना, मतलब ये 1974 में वो प्रोफार्मा लाया गया, लेकिन मार्च 1980 तक, सॉरी 1980 मैंने बोला, मार्च 1979 तक 1/3 हिस्सा आप क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। कि बात 1974 में हुई, लेकिन ये बताया गया कि आप 1979 तक आपका जो आप जो क्रेडिट कर रहे हो उसमें जो पीएसएल है आपका, आप जितना क्रेडिट करोगे उसका 1/3 हिस्सा पीएसएल को जाएगा। कब तक? मार्च 1979 तक। आगे देखते हैं। नाउ इसी बीच यानी कि 1972 में ही डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम को लागू किया गया। अब ये डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम है क्या, इसको भी समझेंगे। तो इसको किस लिए लागू किया गया? देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली ये वीकर सेक्शंस के लिए लागू किया गया। इसमें होता क्या था? ये एक्चुअली वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए था। दूसरी चीज़, इसमें होता क्या था? देखिए, जो आपके ये थे, जो लोअर इनकम ग्रुप थे या कहें कि लोअर इनकम पीपल थे, जो रूरल एरियाज़ के लोग थे, उन्हें क्या किया जाता था? जो भी उधार दिया जाता था, ठीक है, सपोज़ कीजिए, वेट अ मिनट, कोई एक जनरल आदमी गया, उसको जो इंटरेस्ट मिला उसको सपोज़ कीजिए कि 9% इंटरेस्ट पर उसको लोन दिया गया। ओके, तो जो लो इंटरेस्ट या लो इनकम पीपल जाएगा, रूरल एरिया का जो जाएगा, उसको ये क्या करेंगे? डिफरेंशियल इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट में डिफरेंस हो जाएगा, उसको ये 2% इंटरेस्ट पर ही वो लोन दे देंगे। ठीक है, सपोज़ कीजिए इसको 10 लाख का लोन दिया है 9% पे, तो इसको 10 लाख का लोन जो है वो सिर्फ 2% पे दे देंगे। यही चीज़ थी आपकी डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। ओके, तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये भी 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी याद रखिएगा इसको, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम को। ना आगे चलते हैं। अब क्या है? मीनवाइल क्या होता है? नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, देखिए जब आरआरबी नहीं आया था उससे पहले, अब इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं कि जब आरआरबी नहीं आया था उससे पहले ही प्रायोरिटी सेक्टर का जन्म हो चुका था। ओके, नाउ देखिए, नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पर रीजनल रूरल बैंक बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 2 अक्टूबर 1975 को बनाया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बात कहूँगा, जब आप इस्टेब्लिशमेंट याद करेंगे और एक्ट्स को याद करेंगे तो एक्ट्स और इस्टेब्लिशमेंट को याद करने का एक तरीका है। जैसे 1975 में ये इकलौता है, याद रखिएगा, आरआरबी आया 1975 में और इसका जो एक्ट बना वो 1976 में बना, यानी कि आरआरबी एक्ट 1976 होगा और इस्टेब्लिशमेंट इसका 1975 होगा। लेकिन बाकी में ये उल्टा है, यानी कि
सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है कह सकते हैं। अब बाकी जहाँ भी आप देखेंगे तो उनका जो एक्ट आता है, जैसे मैं अगर बात करूँ आरबीआई की, तो आरबीआई का एक्ट आता है 1934 में, ओके 1934 में, और ये इस्टेब्लिश होता है 1935 में, यानी कि ये रन करना शुरू होता है 1935 में, यानी कि एक्ट पहले आता है और ये इस्टेब्लिशमेंट बाद में होता है, ठीक है। लेकिन आरआरबी के केस में बस ये उल्टा है, आरआरबी का एक्ट बाद में आया, इस्टेब्लिश पहले हो गया, ओके। अच्छा, आरआरबी इस्टेब्लिश क्यों हुआ था? देखिए उसका मेन मोटो क्या था, सर्व द लार्ज अनसर्व्ड पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरियाज एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, और साथ ही जो अनसर्व्ड पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में उनको वहाँ तक बैंकिंग पहुँच सके और उनको सुविधा प्रोवाइड की जा सके, उसके लिए आरआरबी का इंट्रोडक्शन हुआ था। नाउ विद अ व्यू टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रिक्वायरमेंट थी और उनको पूरा करने के लिए फिर क्या हुआ, अलग अलग बैंकों का निर्माण किया गया। जैसे अब देखिए एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए उसके लिए एक अलग एपेक्स बैंक को बनाया गया। हाउसिंग सेक्टर में भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो हाउसिंग को एपेक्स बैंक की ज़रूरत थी, वो भी बनाया गया। फॉरेन ट्रेड को बूस्ट करने के लिए फॉरेन ट्रेड के एपेक्स बैंक को बनाया गया, ठीक है। इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए बनाया गया। और ये सब कौन कौन थे, ये सब देखिए यहाँ नीचे हैं। यानी कि अगर एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए नाबार्ड का हुआ, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एस्टैब्लिशमेंट भी इसका साथ में मैंने दिया है, 1982 में नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट होता है, ओके। आगे देखते हैं, एग्जिम बैंक का एस्टैब्लिशमेंट भी 1982 में होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। यानी कि आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 में, ओके, ये क्वेश्चन पूछा था कि एग्जिम का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। बहुत लोग कंफ्यूज थे, लेकिन एग्जिम बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 1982 में हुआ। आपको बस सिंपली ऐसे याद रखना है कि नाबार्ड का और एग्जिम बैंक का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1982 में हुआ, ओके। आगे चल के मैं आपको एस्टैब्लिशमेंट की एक पूरी मेरी नोट्स बनाई हुई है, मैं आगे चल के आपको वो नोट्स दूंगा। एस्टैब्लिशमेंट का पूरा नोट्स है और उसको किस तरह से याद करना है उसका तरीका भी बताऊंगा। फिलहाल अभी हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। एनएचबी को बनाया गया 1988 में और सिडबी को बनाया गया 1990s में। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए कि मैंने सिर्फ इस स्लाइड से आपको 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो पहला रीजनल रूरल बैंक जो था वो कौन था? प्रथमा बैंक था, ठीक है ना। प्रथमा ग्रामीण बैंक जो था वो पहला रीजनल रूरल बैंक था और ये बनाया गया 2 अक्टूबर 1975 में। नाउ ये भी क्वेश्चन आते हैं कि पहला रीजनल रूरल बैंक, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक कब बनाया गया या कौन था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का जवाब आपके सामने है। पहला रूरल बैंक बनाया गया प्रथमा ग्रामीण बैंक को, और दूसरा जो ऑप्शन है कि कब बनाया गया तो वो है अक्टूबर 2, 1975 को। लास्टली देखते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बैंकों में पूछा जा चुका है। आरआरबी का जो स्टेक है उसका डिवीज़न, ओके। नाउ यहाँ देखिए क्या है, 50%, 15% और 35%। क्या है? गवर्नमेंट स्टेक जो है वो 50% है। 15% देखिए यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, या कहीं एग्ज़ाम टाइम में लेकर के या कभी कभी ऐसे ही, लेकिन इसको आपको क्लियरिटी रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट का 50% है, ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का 15% है, एंड देन फिर स्पॉन्सर्ड बैंक का है, ओके। स्पॉन्सर्ड बैंक का 35% है। अभी आप देख ही रहे हैं आरआरबी रिस्ट्रक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम चल रही है। 50 गवर्नमेंट के जो 50% है और जो है वो 15% जो है वो फाइनली ये स्पॉन्सर्ड बैंक को देने की बात चल रही है। देखते हैं क्या होता है। नाउ यहाँ तक की तो हिस्ट्री आपको क्लियर हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। और पहला लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और चूँकि कोर्स में अब फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहूँगा कि आप इस मेरे कोर्स का ये फ़ायदा ज़रूर लें और आप एग्ज़ाम में सफल हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे साथ में इसके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।